पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। ये तो हो गया ना, चले आगे आए। ओके, खेती करें जी। ग्रीन इज योर्स एंड येलो इज टैक्स वालाज। आ गया वो दूसरा खतरनाक जिसके बारे में कह रहा था, सबसे टेक्निकल इन्हीं को लिखना है, लेकिन रूल 1 मिनट में बचा लेते हैं हमें। सचमुच रुक ही जाएगी? तुम्हें कैसे पता लगा? मोबाइल दे दो हो गए आज तो। बारिश ज्यादा लगी हुई है। चलो थोड़ा ही टाइम है, देख लेते हैं, आधे घंटे बाद देख लेंगे एक ही बार। हाँ जी, हो गया ये। सोच के लिखना है उधर जो भी लिखना है। डन। करंट लायबिलिटीज में पड़ा है रेंट रेवेन्यू। लायबिलिटीज में क्यों? अच्छा, एडवांस में है, जिसकी कैरिंग अमाउंट यानी बैलेंस शीट में 25 पे नजर आ रहा है। तो रेंटल इनकम, इनकम का लेजर है भाई, इनकम का ये वो कंबाइंड लेजर है, ठीक है। अब वो कह रहा है करंट लायबिलिटीज में एडवांस रेंट, क्लोजिंग में एडवांस, क्लोजिंग वाला आपसे बता रहा है ना वो, ठीक है। क्लोजिंग एडवांस कितना पड़ा है? 25। तो एडवांस इनकम लायबिलिटी होती है ना, लायबिलिटी का क्लोजिंग किस तरफ आएगा? डेबिट साइड पे। क्लोजिंग एडवांस कितना? 25। सोचना है तो सोच लो। एडवांस मतलब ही क्या है कि कैश आ गया है, अभी कमाया इसको नहीं है, तो कैश होगा इस लेजर में, पीएनएल वाली इनकम की फिगर नहीं होगी। तो सोच के लिख लिया, इनकम में डेबिट साइड पे पीएनएल आता है, क्रेडिट साइड पे कैश आता है, तो कैश आएगा इधर। लेकिन ये तो सोच के लिखा बिना। इसको बैलेंस करें ज़रा, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे जा रही है क्रेडिट पे, तो 25 इधर आ गया, ये कैश आ गया, क्योंकि इनकम के लेजर में कैश इस तरफ आता है, ठीक है। अब टैक्स वाले क्या फरमाते हैं? क्या फरमाते हैं टैक्स वाले उलमाए कराम इस बारे में? द रिलेटेड रेंट रेवेन्यू इज टैक्स्ड ऑन, ओ फिर कैश बेसिस। कैश बेसिस की जान नहीं छूटी सवाल, यानी कि आज कुछ और नहीं हो सकता। अभी तो आगे बहुत सारे केसेस पड़े हैं। चलो कोई बात नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त काम है जो आज आपने सारा कर लिया, तो बड़ी अचीवमेंट है इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, कैश बेसिस पे है तो करंट टैक्स पे इनकम एक्सपेंस को उल्टाओ। इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है, तो इनकम को उल्टाओ, यानी प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुकी होती है इनकम, उसको क्या कर दो? लेस। तो कितनी इनकम उल्टाएं? है ही कोई नहीं, चलो अच्छी बात। और रिकॉर्ड करो कैश को, यानी ऐड करो कैश रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड है जी, वो बोलो है ना, तो उस पर टैक्स लेंगे। वो कह ही रहे हैं कि हम रिसीट बेसिस पे टैक्स लेते हैं। कितना? 25। समझ तो आ रही है हजरत? आपको समझ आई इस बात? क्या मसला हुआ है बेटा? आपने इनकम को उल्टाना है। इनकम कितनी? 0। उल्टाएं तो प्रॉफिट तक आते आते इनकम ऐड हो चुकी होती है, उसको लेस करके उल्टाएंगे, और जो कैश पे किया उसे ऐड करके उस पर टैक्स देंगे, तो ऐड ही होगा। घूम गए? ऐसे नहीं कह रहा था एक्रूअल का सवाल है, जरा ध्यान से, एक्रूअल का जनाजा है, जरा ध्यान से निकले। अच्छा जी, तो प्रीपेड नहीं, एडवांस रेंट, एडवांस रेंट या अनअर्न्ड रेंट 25। हाँ जी, चौथी चीज आज ही तो आई है। ये कैश बेसिस वालों की दुनिया में ये चारों चीजें एग्जिस्ट, तो फिर टैक्स बेस 0 और ये 25। अब जान छुड़ानी है तो एडवांस रेंट इज अ लायबिलिटी एंड कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, तो लायबिलिटी वाले रूल में कौन सा? ग्रेटर या लेस वाला? ग्रेटर वाला रूल 3 लगेगा। ये क्या है? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ठीक है ना। लेकिन हम तो जान नहीं छुड़ाएंगे, हम तो लिखेंगे, हम लिखेंगे
लाजिम है कि हम भी लिखेंगे एडवांस रेंट के बारे में। लिखे लिखे मोबाइल या जो चले गया ना आज, है ना, है उची हो रही है बड़ी, पता नहीं क्या बना होगा। लिखें। अच्छा, अनअर्न्ड रेंट लिखूं या एडवांस ठीक है? ये अगर अनअर्न्ड से ज़्यादा अच्छा मैं समझा लूँगा, मेरी मर्जी मेरी मर्जी। अनअर्न्ड मैं यूँ बोलूँगा ना, ये फ्यूचर में जब कभी अर्न होगा, मैं यूँ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी, अनअर्न्ड के बारे में रूल नंबर 4 हम लिख रहे हैं। अब लिखें, ये अनअर्न्ड रेंट फ्यूचर में जब कभी अर्न होगा, ये अनअर्न्ड रेंट फ्यूचर में जब कभी अर्न होगा, आगे आप बताओ क्या होगा? तो क्या होगा? टैक्स वाले इस पर टैक्स नहीं लेंगे। मैं लिखवाता हूं, पहले सुन तो लो। ये फ्यूचर में हम अर्न करेंगे तो हम इसको पीएनएल में डालेंगे। टैक्स वाले कहेंगे नहीं 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 नहीं, इस पे हम पहले ही टैक्स ले चुके, कैश जब आया था एडवांस में, ठीक है ना। तो टैक्स वाले इस पे टैक्स, अब ये लिखवा रहा हूं मैं, लिखो लिखो जरा, क्या कह रहा था मैं? ये अनअर्न्ड फ्यूचर में जब कभी अर्न होगा, टैक्स वाले इस पर टैक्स नहीं लेंगे। टैक्स वाले इस पर टैक्स नहीं लेंगे। पिछले जुमले की तरह से बना लूं मैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश रिसीट के वक्त इस पर टैक्स ले चुके। क्योंकि वो ऑलरेडी कैश रिसीट के वक्त, ये बड़ा अहम है, तुम नहीं लिख रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश रिसीट के वक्त, कैश जब आया था, कैश रिसीट के वक्त इस पर टैक्स ले चुके हैं। जरा मैं जुमला दोबारा पढ़ूं। ये अनअर्न्ड फ्यूचर में जब कभी अर्न होगा तो टैक्स वाले इस पर टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश रिसीट के वक्त इस पर टैक्स ले चुके हैं। फुल स्टॉप वाला लिखें। इसलिए अच्छा, आप जरा सोचो, पहले हमने इनकम बनाया होगा, वो कह रहे हैं इस पे टैक्स हमने नहीं लेना, तो उसको यानी पीएनएल उल्टाना होता है ना। और बोलो, इनकम को कैश बेसिस में क्या करते हैं? इनकम को उल्टाते हैं, कैश रिकॉर्ड करते हैं। अब इस साल कैश रिकॉर्ड हुआ, इनकम थी नहीं, तो कुछ नहीं उल्टा। अगले साल हम इनकम रिकॉर्ड किए बैठे होंगे, वो इनकम उल्टाएंगे, कैश नहीं होगा, तो बात बराबर हो गई ना। खैर, इसलिए हम फ्यूचर ईयर्स में करंट टैक्स की वर्किंग में, इसलिए हम फ्यूचर ईयर्स में करंट टैक्स की वर्किंग में इसे डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है ना, इसे डिडक्ट करेंगे। बड़ा मुश्किल था ये, है ना, इसलिए ये डिफरेंस आज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस डीटीडी है। दोबारा सुन लो एक बार, डीटीडी है, ओके, डीटीडी। अब सुनो, ये अनअर्न्ड है, बोलो, देखो ना, अनअर्न्ड है, हमने पीएनएल में कुछ नहीं लिया, लेकिन इन्होंने टैक्स ले लिया। अच्छा, फ्यूचर में जब अर्न होगा तो मतलब हम पीएनएल में लेंगे, टैक्स वाले कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अब इस पे टैक्स नहीं लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी ले चुके। तो फ्यूचर ईयर्स में पीएनएल उलट जाएगा, यानी कि जो यहां पे आज लेस जीरो हुआ है ना, रेंटल इनकम कितनी आपने रिवर्स की थी अभी थोड़ी देर पहले? जीरो, क्योंकि इनकम थी नहीं, और टैक्स उन्होंने ले लिया रिसीट की बेस पर ही। अब जब कभी अगले साल के अंदर ये इनकम बनेगी तो हमने इनकम रिकॉर्ड की होगी, वो कहेंगे नहीं, इनकम को रिवर्स करो, कैश रिकॉर्ड करो, कैश को आया नहीं होगा तो वो जीरो हो जाएगा, इधर टैक्स सेव हो जाएगा। ये बात समझ आई? अब ये मैंने आपको लिखवाया है कि ये अनअर्न्ड फ्यूचर में जब कभी अर्न होगा, टैक्स वाले कहेंगे हमने इस पे टैक्स नहीं लेना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इसके ऊपर कैश रिसीव्ड का टैक्स ले चुके। इसलिए फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्किंग में जब कभी ये होगा, हम क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे ना। बोलो, जब वो कहेंगे इनकम को उल्टाओ, तो इनकम को कैसे उल्टाते हैं? लेस करके।
तो जब उसको लेस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होगा? कम। तो ये कैसा डिफरेंस है जो कि फ्यूचर में डिडक्शन का बायस बनेगा, यानी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। खड्डी मुसीबत से पै गए सी। रूल 3 अच्छा भला बता तो रहा था कि अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो टैक्स बेस से लायबिलिटी की, तो ये कौन सा डिफरेंस होता है? डिडक्टेबल। और सही है। चलो लो भाई, द मुश्किल काम इज ओवर, द आसान काम स्टार्ट्स नाउ। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, ताकि मैं ये आगे से कहूं मैं नहीं बताऊंगा। क्या बड़ी क्या कह रहे हो? हाँ जी, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड accrued salaries expense with carrying amount of 13. Current liabilities include accrued क्या? सैलरीज, यानी कि सैलरीज पेएबल आ रही हैं, तो सैलरीज एक्सपेंस का लेजर बनाओ। पेएबल है तो मतलब लायबिलिटी क्लोजिंग पेएबल इस तरफ आता है। और बोलो कितना है? 13। अच्छा, अभी भी काम वही चल रहा है। एक्रूअल के एडजस्टमेंट अब तो पक्का पता लग गया ना। जब कभी इस एडजस्टमेंट ने आना है, सबसे पहले हमने क्या करना है? अपना लेजर बना लेना है। ठीक है। और यार अच्छा है बारिश हुई है, नमाज पढ़ के फारिग होंगे, फिर देखेंगे मैच। पता भी है अभी क्लास के बाद फिर नमाज, फिर उसके बाद कितना मैच निकल जाता। सुकून से इंशाल्लाह देखेंगे। शुरू के ओवर तो निकल जाता। अच्छा जी, अब जी तुम लोग ना देखते इस तरह से, तो मैच भी हो जाना था। देखा ना उस्ताद को तुम लोग ने सताया, तो अब रिक्शा चला रहे हो ना। अच्छा जी, अब सोच के पहले लिख लें। ये पेएबल एक्सपेंस, पेएबल है तो मतलब पीएनएल में एक्सपेंस तो बना था, पे नहीं हुआ था, तो एक्सपेंस होगा, कैश नहीं होगा। और एक्सपेंस के लेजर में कैश डेबिट साइड पे आता है, पीएनएल वाली एक्सपेंस की फिगर क्रेडिट साइड पे, तो ये क्रेडिट साइड पर 13 आएगा। लेकिन जुगाड़ क्या है? बैलेंस करो, इस तरफ एक्सपेंस की फिगर आती है पीएनएल वाली, जो कि आपकी बैलेंसिंग आ गई। ठीक है। ये तो जनाब हम एक्रूवल पे थे तो हमने किया। ओ माय गॉड, क्या कह रहे हो तुम? द रिलेटेड एक्सपेंस हैज बीन डिडक्टेड 13 हैज बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस। मतलब टैक्स वालों ने भी इसको एक्सपेंस बना लिया, हमने भी एक्सपेंस बनाया, टैक्स वालों ने भी एक्सपेंस बना लिया। हमने पीबीटी तक आते आते माइनस किया, तो टैक्स वाले कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है एक्सपेंस ही है। अब अगर यानी कि टैक्स वालों का भी ऐसा ही लेजर बन गया है। पहली बार जिंदगी में आपने ऐसा देखा कि टैक्स वालों का भी ऐसा लेजर है जिसमें क्लोजिंग पेएबल आ रहा है। आज टैक्स वाले भाई आगे बगलगीर हो गए हमारे साथ, कोई फर्क नहीं है हमारा आपका। आपने कहा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस है। आप हमारे भाई हैं, आपने बोला एक्सपेंस तो एक्सपेंस। हो जाता है कभी कभार, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आज दूर हो गई हैं। 4 एडजस्टमेंट्स के बाद जाकर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो रही हैं तो हो लेने दो ना यार। तो टैक्स वालों ने क्या कहा कि जी हम भी एक्रूवल पे हैं, मतलब ये वाला एक्सपेंस इज हैज बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस। मतलब हमने इसको एक्सपेंस करके ये फिगर निकाली थी। टैक्स वाले कह रहे हैं हाँ ये डिडक्टेड है। क्या मतलब? हमारा और टैक्स वालों का कोई फर्क? तो अगर हम तो एक्रूवल पे ही थे, टैक्स वाले भी एक्रूवल बेसिस पर आ जाएं, मतलब क्या? देखो ना, एक्सपेंस हुआ है, पे नहीं हुआ, हमने एक्रूवल बेस पर इसको बुक कर लिया। टैक्स वाले कह रहे हैं हाँ पे नहीं भी हुआ तो तुम्हें अलाउड है, पे नहीं भी हुआ तो तुम्हें। अब एक्रूवल बेसिस पे टैक्स वाले आ गए, तो पहली खुशखबरी क्या है कि करंट टैक्स की वर्किंग में कुछ भी नहीं करना, डू नथिंग। क्योंकि
इस तक आते आते जो एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया वही उनका भी एक्सपेंस है, कोई लड़ाई नहीं। जो हमने पेमेंट की उन्होंने भी वही पेमेंट, ठीक है। तो उन्होंने भी एक्रूअल बेस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, समझे, अलाउ किया, हमने भी एक्रूअल बेस पे ही एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था, तो कोई फर्क है ही नहीं यहां तक आते आते। जो हमने माइनस किया वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक माइनस किया हुआ है, बिल्कुल ठीक माइनस किया हुआ, ना छेड़ो इसको, ना छेड़ो इसको मलंगों को। तो फिर अगर टैक्स वाले कैश बेसिस पर आ जाएं तो करंट टैक्स की वर्किंग में डू नथिंग। ये पहली बार आया है कल से शुरू से, क्योंकि आसान है ना, मुश्किल पहले सीख आए, अब आसान है। डू नथिंग। डेफर्ड टैक्स में क्या करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। डेफर्ड टैक्स के अंदर ये क्या है? सैलरीज पेएबल, ऐसे ही है। तो सैलरीज पेएबल मेरी बैलेंस शीट में नजर आ रहा है 13, तो टैक्स वालों का भी 0 भाई। टैक्स वालों ने इसको पेएबल माना है। हाँ अच्छा सॉरी यार थोड़ा सा यार स्ट्रेस तो डालने दो बात पे। टैक्स वालों ने अगर इसको एक्सपेंस माना है तो पे तो ये हुआ नहीं था, मतलब इन्होंने भी पेएबल माना है, तो ये एक्सपेंस इन्होंने माना है, वरना तो नहीं मान सकते थे, पेमेंट तो हुई नहीं है। इसका मतलब दूसरी चीज क्या होगी कि टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के बराबर होगी और डिफरेंस 0। हूं है ना कहना 0 केड़ा डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। जरा पढ़ें, नहीं ये परमानेंट नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस टेम्परेरी, ये परमानेंट होता है भाई। किधर, किसने बोला परमानेंट? नहीं तुमने बोला था। इसके बेचारे को क्यों? सुनो इधर, मैंने कहा चलो पठान दी आवाज से पठान दे इल्जाम ला दो हैं भाई मेरे। डिफरेंस होगा तो अगली बात है, टेम्परेरी है, ये परमानेंट है। यहां डिफरेंस ही नहीं है यार। जब भी बाली असी जाके टैक्स वाले नाल तुसी यार कमाल कर रहे हो। ये देखो, इफ टैक्स अथॉरिटीज आर, ये ऊपर क्या था और लगता है कुछ हो गया, ठहरो। अगर टैक्स वाले कैश बेसिस फॉलो करें ना बेटा, तो आपने सबर से काम लेते हुए बड़ा सारा काम करना है, 1 2 3। और अगर टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस पर हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, प्रिपेयर कर लें टी अकाउंट, ये जरूरी है। नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन करंट टैक्स वर्किंग, और डेफर टैक्स में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस जो है वो बराबर होंगे। डन? नहीं, नंबर है उसका एक, वो छोड़ दो। अगर 49 पे फेल होना है तो ना लिखना बेटा, ये कॉन्सेप्ट है ना, ये डिफरेंस 0 है तो अब ना करना, एक नंबर लूज हो जाएगा बस, ठीक है। 49 मार्क्स पे 49 और 50 यही फर्क होता है थोड़ा सा। नहीं ना पूछना ऐसी बात को, लिखना है लाजमी। नहीं हाँ, मैं मैंने जानबूझ के जरा स्ट्रेस दिया इस पे, उसका अहम सवाल था, ये जरूरी है आपको पता हो इस बात का, ठीक है। लाजमी लिखना है बेटा, इसका मार्क, हर चीज यहाँ पे जो आ रही है उसका मार्क है। आपका अगर 1 नंबर है ना, आपने ये सही लिख दिया, ये आपने गलत लिख दिया, तो आधा नंबर तो फिर भी मिलेगा, अगर इस पूरे का 1 नंबर है तो। मैं बात कर रहा हूँ, तो जो समझ में आए करते रहना है, हर स्टेप पे मार्क्स बिखरे होते हैं, ठीक है बेटा। चलो यार मुकाओ सवाल नू उस्ताद जी, टाइम थोड़ा रह गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स हैव कैरिंग अमाउंट ऑफ 50 मिलियन। ट्रेड रिसीवेबल किसे कहते हैं? डेटर्स। नंबर 7। नॉर्मली इसके ऊपर भी आपने अभी तक देखा था कोई लड़ाई नहीं थी ना, सेल्स वो भी एक रूल बेस पे मानते होंगे, तभी तो आज तक आपने लड़ाई नहीं देखी थी, ऐसा ही है ना। नॉर्मली लड़ाई नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती। बहरहाल आप नॉर्मल शॉर्मल को छोड़ो, आप तो आज सीखते आ रहे हो हर एक चीज। तो डेटर्स क्लोजिंग में है, रिसीवेबल क्लोजिंग में कितना है? अब क्या मतलब, टोटल सेल ही भाई 50 की होगी मेरे दोस्त, टोटल सेल ही 50 की हुई होगी? नहीं, पता नहीं कितनी सेल हुई होगी, कितना कैश आ भी गया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग, तो फर्क सिर्फ जिस चीज का है ना वो सामने पड़ी हुई है हमारे। ओके, सही है ना। शुक्र है कल वाला सवाल पहले उससे समझा लिया, वरना आधा लेक्चर तो इसमें लग जाता कि हो क्या रहा है सर, ये क्या हो क्या रहा है, ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है? 50। अब अगर डेटर क्लोजिंग में बैलेंस शो कर रहा है रिसीवेबल का, तो मतलब पीएनएल में सेल बुक हो गई है लेकिन उसके पैसे नहीं आए, ठीक है। और जुगाड़ क्या है? अच्छा, तो कैश इस तरफ आता है डेटर के लेजर, तो ये तो सबसे मशहूर आपका लेजर है ना, जो आपको बचपन से याद है, ठीक है। तो इधर सेल, इधर कैश, लेकिन अभी हम तो जुगाड़ पे ही चल रहे हैं।
तो 50 सेल्स P&L वाली और बैलेंस। अब अगर टैक्स वाले कैश बेसिस पे होते तो हम सेल को उल्टा देते और कैश को रिकॉर्ड करते और क्लोजिंग में डेटर होता, कैरिंग अमाउंट होती, टैक्स बेस 0 और डिफरेंस आ जाता। लेकिन टैक्स वाला ने कहा बस बहुत हो गई लड़ाइयाँ झगड़े। ये मैं उलट कर गया, ग्रीन ब्लू चल रहा था ना, ग्रीन येलो सॉरी। ये टैक्स वाले ने कहा related revenue has been included in taxable profit means tax authorities use, इधर देखो 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 देखो, अगर tax authorities are using accrual basis तो do nothing in current tax and in deferred tax। डेटर लिखूं क्या लिखूं, ट्रेड रिसीवेबल है लफ्ज, ट्रेड पर्चे वाला लफ्ज लिखना है ना सवाल वाला। ट्रेड रिसीवेबल्स की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर होगी, देयर वुड बी नो डिफरेंस। समझ आती है बात की? अब ये जालिम 2 एडजस्टमेंट्स आ गई बीच में, पता नहीं कहां से। यहां तक को मसला तो नहीं है ना? चलो आगे बढ़ें। डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 23 मिलियन। डिविडेंड रिसीवेबल इनकम होगी ना, पहले लेजर बनाए। अगला जो पढ़ रहा है ना अपना नुकसान खुद कर रहा है, जो अगली लाइन पढ़ रहा है। पश्तो में कुछ मत बोलो, मेरे पास हैं एजेंट्स, बता देंगे वो पश्तो में तुमने क्या बोला। सारी शुरू हो गई यार तुम लोग। हाँ जी, डिविडेंड नहीं, इनकम के लेजर में रिसीवेबल लिखूंगा मैं, ठीक है? तो जो तरतीब चल रही है। अब इनकम रिसीवेबल एसेट है ना, किधर आएगा क्लोजिंग रिसीवेबल? कितना है? 23। बाप बहुत हो गया यार, टाइम कम है, अब जुगाड़ ही करो जी। 23 है। अगर इधर बैलेंस लिखोगे तो इनकम के लेजर में कैश इधर आता है, तो ये क्या है? ये इनकम P&L वाली फिगर है जो बैलेंसिंग है। अब 2 चीजें हम पढ़ चुके हैं अभी तक। नंबर 1, टैक्स वाले अगर इसमें कैश बेसिस पे हुए तो हम इनकम को उल्टा देंगे, कैश रिकॉर्ड करेंगे करंट टैक्स में। डेफर टैक्स में कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी और डिफरेंस आ जाएगा, टैक्सेबल या डिडक्टेबल। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर टैक्स वाले भी एक्रूअल पे हुए तो करंट टैक्स में कुछ नहीं करेंगे और डेफर टैक्स के अंदर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर आ जाएंगी। कोई मसला? नवा ही चांद चढ़ना है मैंने लगता है। द डिविडेंड्स मे बी टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, मे बी ओह टैक्सेबल ही नहीं है, ओ माय गॉड। यानी कि एग्जेम्प्ट हैं, यानी कि एग्जेम्प्ट हैं, यानी कि परमानेंट डिफरेंस है। चलो कोई ना कोई ना, पहला काम तो ये करो कि इस परमानेंट डिफरेंस होने की वजह से इसके साथ जो आज तक करते आए वो करो। हमने P&L में इसको क्या किया हुआ है? रिकॉर्ड किया हुआ है। टैक्स वाले कह रहे हैं हमने इस पे टैक्स लेना ही नहीं है, तो नहीं लेना तो क्या करें? उल्टा दें, लेस डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम ये क्यों माइनस कर रहे हैं आप? एग्जेम्प्ट है। ये वही है जिसको आप यूं लिखते होते थे PD, ठीक है? ये क्या है? परमानेंट डिफरेंस। अगर रेकंसिलिएशन आज बनानी होती तो ये वहां पे जाके इसने मसला डालना था। खैर चलो, कितना जी? जी 23 लेस हो गया, यहां तक को मसला। अब अगली बात, यहां पे क्या लिखूंगा मैं? डिविडेंड नहीं बेटा, मेरी किताबों में नहीं आ रहा। मेरी किताबों में आ रहा है ना कैरिंग अमाउंट, तो बेटा कैरिंग अमाउंट तो होगी ना। अगली लड़ाई तो बाद में लड़ेंगे, क्या कैरिंग अमाउंट नहीं है? ये मेरी बैलेंस शीट है। टैक्स वाले तो राइट ऑफ यूज लायबिलिटी को नहीं मानते थे, फिर क्या लिखें ही ना, कैरिंग अमाउंट तो लिखें पहले, फिर देखते हैं अगली बात। मुझे पता है आप लोगों को क्या मसला हो रहा है, पर मुझे कैरिंग अमाउंट तो लिखने दें। मेरी बैलेंस शीट में ये करंट एसेट है कि नहीं है? है, इज है। कितना? डिविडेंड रिसीवेबल कितना? 23। अब मसला आता है जिस बात पे आपने जो है वो एकदम से मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने कहा हले खलो जाओ,
बैलेंस शीट में तो 23 आ रहा है। अगली बात, टैक्स वाले इस पे कभी टैक्स लेंगे? तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्यूचर में ये आएगा तो टैक्सेबल होगा। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? अब इसके हिसाब से तो मतलब ये बना कि इस फिगर के कोई फ्यूचर के टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। तो जब आप ये कहकर, प्लीज जरा ध्यान से देखें, ये कहकर यहां पर 0 लिख गए ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा? अब डिफरेंस तो टेम्परेरी आते हैं यहां पे, जो कि हम ला नहीं सकते बिकॉज ये तो टेम्परेरी डिफरेंस है ही नहीं। अब एक एक्सेप्शनल केस आ गया जिसको किताब में अजीब के लफ्ज से लिखा हुआ था। वो क्या है? अगर कभी परमानेंट डिफरेंस आ जाए तो खतरा 440 वोल्ट, ब्रेक लगाएं। और जबरदस्ती, हालांकि इस 23 का कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है, टैक्स वालों की नजर में ये 23 कोई चीज नहीं है क्योंकि उन्हें कभी टैक्स नहीं लेना, लेकिन हम जबरदस्ती पकड़ के इसको कैरिंग अमाउंट के बराबर करेंगे क्योंकि यहां पर डिफरेंस नहीं आने देना हमने। अब आप कहोगे ये लिखे ही ना, जैसे इन्होंने कहा। कैसे ना लिखे? मेरी बैलेंस शीट में रिसीवेबल पड़ा है, क्या ख्याल है? उधर पड़ा रहने दें तो एक नंबर मिस कर दें। वही वाली बात, एक नंबर मिस करें। ये कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड का कि परमानेंट डिफरेंस हो तो फिर कैरिंग अमाउंट बराबर टैक्स बेस के जबरदस्ती करनी है ताकि कोई टेम्परेरी डिफरेंस राइज ना होने पाए गलती से भी। अब एक और बात ज़हन में आती है, 2-3 दिन हो गए हमने परमानेंट डिफरेंसेस देखे थे, एग्जैम्प्ट इनकम भी आई थी, पेनल्टी भी आई थी, इधर कोई चक्कर नहीं आया था। वजह क्या है? मैंने ऐसे नहीं कहा था कि जब तक वो बोले ना तो आपने खुद से इसको रिसीवेबल नहीं समझना, बेलने में बाजू नहीं देना, क्योंकि अगर एग्जैम्प्ट इनकम या पेनल्टी रिसीवेबल पेएबल हो जाती तो ये मसला पड़ जाना था। आपने उस वक्त पढ़ा नहीं हुआ था। अब आया करेगा आगे, अब सवालों में आ सकता है। अब आपका परमानेंट डिफरेंस भी रिसीवेबल पेएबल, इनकम एग्जैम्प्ट है, नहीं आई तो रिसीवेबल हो सकती है। पेनल्टी आपका नॉट अलाउड डिडक्शन है, अभी पे नहीं हुई, पेएबल हो सकती है। अगली एडजस्टमेंट वही है। तो करंट टैक्स में क्या करोगे? जो आज तक किया, ये क्या है, इस तरह लिखते थे ना पीडी, और फिर जाकर इसको करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर इसमें रेकंसिलिएशन में उसको माइनस करते थे। वही करेंगे, वही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन डेफर्ड टैक्स में ये पहली बार क्यों आया? ये एग्जैम्प्ट इनकम रिसीव हो चुकी होती थी तो ये मसला बैलेंस शीट तक जाता नहीं था। बैलेंस शीट में चला जाता तो ये होता तो ये करना पड़ता और जीरो तब होता जाके। समझे हो? कुछ समझ आई थोड़ी थोड़ी? चलो फिर अगली एडजस्टमेंट करते हैं। लास्ट वन इज मेरे सपनों के ताजमहल। मैं एथिक्स भी थोड़े से करा दूंगा। आज मैं सोच के आया था मैं अंडर ओवर प्रोविजन भी करवाऊंगा, नहीं तो मेरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है ना। लेकिन ये है कि काम बहुत हैवी आज हमने कर दिया है ना, बहुत। तकरीबन हर IAS 12 के सवाल का समझें 20-30% आपके हाथ में, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। देखेंगे आप पास पेपर के सवालों को इंशाअल्लाह, और 40-45% पहले आपके हाथ में था, यानी पेपर में पास होने के लिए आप तैयार ऑलरेडी हो चुके हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, हाँ भाई आ जाओ भाई आ जाओ। काउंटिंग वाले करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड फाइन एंड पेनल्टीज विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ, भाई गवर्नमेंट वाली होनी है, ताड़ी मेहरबानी। ठीक है जी। नंबर 9, तो फाइन पेएबल लिख दूं सिर्फ, फाइन पेनल्टीज, तो फाइन पेएबल, यार पेएबल तो लिखना नहीं है मैंने, वो तो नीचे लिखना है। सॉरी, एक्सपेंस लिखेंगे। ठीक है, तो फाइन एंड पेनल्टी एक्सपेंस का लेजर बनाएं। अब ये एक्सपेंस पेएबल है तो क्लोजिंग पेएबल इधर आएगा, कितना? 29। तो पेएबल है तो एक्सपेंस बन गया, पे नहीं हुआ तभी पेएबल है ना, लेकिन हम तो ऐसे लिखेंगे। अब एक्सपेंस के लेजर में इधर कैश आता है तो यहां पे क्या? एक्सपेंस P&L वाला, यानी हम P&L के अंदर एक 29 रुपए का एक्सपेंस बुक किए बैठे पेनल्टी का। टैक्स वाले ने कहा हेलो ये क्या है?
हमने कहा पेनल्टी पे किया, आपको हुकूमत को ही पे किया पेनल्टी। कहा बड़े ड्रामेबाज हो हैं, उधर से एक फाइन दे के इधर से एक टैक्स कम कर रहे हो। नेवर अलाउड डिडक्शन। तो फाइन एंड पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस। तो फिर पुराना काम तो पहले करें ना, इसको ऐड करें, नॉट अलाउड डिडक्शन, डिडक्शन नॉट अलाउड, पेनल्टी है तो ये नॉट अलाउड डिडक्शन। और ये भी क्या है, ये भी पीडी है, पीडी, पेडू नहीं, पीडी। कितना पीडी है? 29। लेकिन मसला आज क्या है? मसला ये है कि आज ये पेनल्टी पे नहीं हुई बल्कि मुसीबत हमारी पेएबल है। तो पेनल्टी पेएबल, ये पेएबल कितना आ रहा है? 29। अब वैसे तो इसका कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है, लेकिन अगर मैंने ये समझते हुए कि कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इसको जीरो ले लिया, यहां डिफरेंस आ जाएगा। तो यही वाला खतरे का निशान इधर भी यूज हो जाएगा। ये दोबारा बनाऊं, हो जाएगा खतरे का निशान। रुको, ठहरो, खतरा 440 वोल्ट, परमानेंट डिफरेंस आ गया है। अगर कैरिंग अमाउंट उसकी आ रही है तो पकड़ के जबरदस्ती उसको टैक्स बेस के बराबर करो ताकि ये डिफरेंस ना आए। आप कहोगे वो एक का ही है, नहीं दोनों का है, ये लो, ठीक है, इसका अपना खतरे का निशान। Got it? Question is over. लो, कहानी खत्म होगी, बस इन्नी सारी गल सी, होर की सवाल मुक गया जे। नोट आप घर से बना के चेक कर लेना, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे कह रहा हूं चेक कर लेना, दिल करे तो बता दो। 8 है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और टैक्स रेट कहीं पे डिफरेंट नहीं हुआ, सेम ही है। तो कितना है? 30%। तो टैक्स 30% के हिसाब से इस पर बन गया 2.4। मैं सब्र कर जाओ, ये लिख लूं पहले। पता है तुमने मोबाइल लेके देखना है, अभी ऑन तो नहीं किया मोबाइल? दे दो मुझे, झूठ नहीं बोलते तुम, मुझे पता है, दे दो। नहीं शुरू हुआ अभी तक मैच? मैंने भी तो पूछना था ना किसी से। अच्छा जी, 2.4। अब टैक्सेबल के बच्चे का नाम लायबिलिटी, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गया, और उधर से करंट टैक्स वाली वर्किंग भी पूरी है। तो बोलो, इसको भी टोटल करो। 298 क्या बला है? टैक्सेबल प्रॉफिट है, लेकिन उसने हमसे क्या मांगा था? करंट टैक्स। तो टैक्स एट द रेट ऑफ 35 है, 30 है, 39.4 करंट टैक्स आ गया। ऐसे पर्चे में नहीं करना आपने, अच्छा, ओवर राइटिंग नहीं करनी। अच्छा जी, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। दूसरी चीज क्या चाहिए हमें? डेफर्ड टैक्स। यहीं पे पहले सफे पे ही ये रिक्वायरमेंट भी हो जाएगी हमारी पूरी। क्या ख्याल है? डेफर्ड टैक्स का लेजर ओपन करो, और क्लोजिंग में लायबिलिटी है या एसेट है? लायबिलिटी स्लैश एसेट। देखो जो हो गया वो तो बताओ ना। वर्किंग 1 में 2.4 की लायबिलिटी है, इधर देखो 31 दिसंबर 18 पे कैरी डाउन वर्किंग 1 से 2.4। हाँ जी, यहां तक को मसला। अब बिजनेस कोई नहीं पता कि पहला साल है या चालू है या क्या है, तो ओपनिंग या तो बताएगा या हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन उसने कहा डेफर्ड टैक्स बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 17 वॉज, चलो शुक्र है जान छूटी। तो 1 जनवरी 18 पर ओपनिंग कितना आ गया ब्रॉड डाउन? ये गिवन था सवाल में। तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जी 2 मेरे ख्याल में तो एथिक्स वाला काम दोबारा पढ़िएगा, टाइम नहीं मिला आज। नोट्स से सारे प्रिंसिपल्स क्वेश्चन निकाल के लाने हैं कि मसला कहाँ पे आपको आया, ठीक है ना, मैंने जब पढ़ाना है तो, ताकि मुझसे डिस्कशन कर सकें। और इसी सवाल को आपने दोबारा एक बार कर लेना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।